नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत कुमार। आपके चहेते मास्टर साहब सुशांत सिन्हा किसी कारणवश नहीं हैं, तो अगले कुछ दिन क्लास मेरे साथ लगेगी। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। तो आतंकी साजिश का कौन सा सबूत हाथ लगा कि घबराया पाकिस्तान खुद कहने लगा अब मोदी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी की मार से बचने की सारी प्लानिंग फेल होने के बाद पाकिस्तान में ही किसने मुनीर, मसूद और हाफिज के साथ खेल कर डाला, यह भी बताएंगे। और पहली बार सामने आए आतंकी साजिश के 3 डॉक्टर, 1 मौलाना और उधर 200 डॉक्टर ऐसे कहां लापता हो गए कि हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद बिहार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी की गर्दा उड़ाने वाली वो तस्वीरें जिनसे पता चल गया कि नीतीश 5 साल सीएम रहेंगे या नहीं। और मोदी नीतीश का जलवा देखकर हड़कंप। इंडी गठबंधन में ही किस किसने शुरू कर दिया ऑपरेशन कांग्रेस। वोट चोरी के आरोपों की पोल खोलने वाले आ गए नए सबूत। और राहुल को अब इंडी की गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह भी आपको बताएंगे। इसके बाद स्कूलों में हड़कंप और घरों में खलबली। बीच शहर में घूमते तेंदुए की सबसे शॉकिंग तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो आपने कभी नहीं देखी होगी। और कहां नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच रहे हैं तेंदुए और कैसे इसने खौफ मचा रखा है, और ऐसी तस्वीरें जो आपको हैरान कर देगी। इसके बाद बात करेंगे ट्रंप से मिसाइल और पुतिन से फाइटर जेट लेकर मोदी ऐसा कौन सा हथियार और नया ला रहे हैं जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। और कौन से मुस्लिम देश ने पीएम मोदी से मांग ली पाकिस्तान को उड़ाने वाली सबसे खतरनाक मिसाइल। और आखिर में सोचा है कभी का सेगमेंट होगा जिसमें आपको बताएंगे कि स्कूल की बसों का रंग पीला ही क्यों होता है। लेकिन सबसे पहले देखिए आज दिन भर का रिवीजन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाएंगे और वहां पर G20 सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें G20 सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा। और प्रधानमंत्री दुनिया के बड़े देशों के बीच भारत का एजेंडा रखेंगे। G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में 22 और 23 नवंबर को होगा। भारतीय सेना की वर्दी की नकल करना अब महंगा पड़ने वाला है। सेना की डिजाइन की यूनिफॉर्म न तो कोई अब बना सकेगा और न बेच सकेगा। भारतीय सेना ने अपनी न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म को पेटेंट करा लिया है, और जिसकी नकल किसी ने अगर की तो उस पर जुर्माना या मुकदमा दोनों हो सकता है। उद्योगपति अनिल अंबानी पर ईडी का एक्शन लगातार जारी है और उनके ग्रुप की 1400 करोड़ रुपए की नई संपत्ति ईडी ने अटैच कर ली है। इससे पहले ईडी ने अनिल अंबानी की कंपनी की 7,500 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी। दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए चाणक्यपुरी के संस्कृति स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, मॉडर्न स्कूल को थ्रेट मिला है। और धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। 2 दिन पहले भी दिल्ली की 4 अदालतों और 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। दिल्ली में 10वीं के एक छात्र ने टीचर्स के टॉर्चर से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। 10वीं में पढ़ने वाले शौर्य ने मेट्रो के सामने कूदकर उसने जान दे दी। और शौर्य के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें टीचर्स पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। घटना से नाराज लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। तो दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास। आतंकी साजिश का कौन सा सबूत हाथ लगा कि घबराया पाकिस्तान खुद कहने लगा अब मोदी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी की मार से बचने की सारी प्लानिंग फेल होने के बाद पाकिस्तान में ही किसने मुनीर, मसूद और हाफिज के साथ खेल कर डाला। और पहली बार सामने आए आतंकी साजिश के 3 डॉक्टर, 1 मौलाना और उधर 200 डॉक्टर ऐसे कहां लापता हो गए कि हड़कंप मच गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान का गला सूख रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि जिस दिन उसके खिलाफ पक्के सबूत आ गए, उसी दिन से नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की ठुकाई करना शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तो किसी हड़बड़ी में नहीं है, किसी जल्दबाजी में नहीं है। जांच एजेंसियों को पूरा टाइम दे रहे हैं और जांच एजेंसियां भी ताबड़तोड़ इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं।
लेकिन उधर पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि खुद ही कहने लगा है कि मोदी कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को यही डर था कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद पीएम मोदी पाकिस्तान को ललकारेंगे, जैसे पहलगाम हमले के बाद किया था, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा नहीं किया। अब पाकिस्तान को पीएम मोदी की खामोशी से भी डर लगने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि मोदी छोड़ने वालों में से नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को यह लग रहा है कि जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट की ताबड़तोड़ जांच चल रही है, उससे क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ सबूतों की पूरी फाइल तैयार करवा रहे हैं, और जैसे ही यह फाइल तैयार हो जाएगी मोदी तगड़े से फोड़ेंगे। मुनीर और उनके आतंकियों ने नरेंद्र मोदी की मार से बचने के लिए प्लानिंग तो ऐसी की थी कि दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का नाम दूर दूर तक ना आए, लेकिन खुद पाकिस्तान में किसने मुनीर और उनके आतंकियों के साथ खेल कर दिया है और दिल्ली ब्लास्ट का सच कबूल कर लिया है, आज इसके बारे में आपको बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच में क्या नए खुलासे हुए हैं और वो 200 डॉक्टर कौन हैं जो जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। कैसे अस्पताल, जेल, मदरसों तक को खंगाला जा रहा है, यह सब बताऊंगा। तो दिल्ली ब्लास्ट की जांच जिस तरह से चल रही है, उससे देश के अंदर बैठे दुश्मनों में हड़कंप मचा हुआ है, और हड़कंप पाकिस्तान में भी मचा हुआ है। पाकिस्तान में किसने कह दिया कि मोदी अब कुछ भी कर सकते हैं, और किसने दिल्ली ब्लास्ट का सच कबूल कर लिया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आज की सबसे अहम तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की है। पहली बार वो आरोपी कैमरे पर दिखे जिन पर दिल्ली धमाके की साजिश में शामिल होने का आरोप है, और ये 4 आरोपी हैं, जिनमें से 3 डॉक्टर और एक मौलाना है। एनआईए ने इन चारों को कोर्ट में आज पेश किया और कोर्ट ने इन्हें 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। इन चारों आरोपियों में एक है डॉक्टर मुजम्मिल, एक है डॉक्टर अदील, एक है डॉक्टर शाहीन और एक है मुफ्ती इरफान अहमद। इसमें मुफ्ती इरफान वो आरोपी है जिसने इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को पूरा खड़ा किया। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर अदील, मुजम्मिल और उमर को ब्रेन वॉश किया। मुजम्मिल वो है जिसने किराए के कमरे से 2900 किलो विस्फोटक जिसके कमरे से मिला था, और डॉक्टर शाहीन वो हैं जिसे जैश का लेडी कमांडर बताया जा रहा है। इन चारों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनकी कस्टडी एनआईए को दे दी गई है, और अब इन सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर एनआईए पूछताछ करेगी। इधर जांच की वजह से ऐसा हड़कंप मचा हुआ है कि वो लोग भाग रहे हैं जिनका कुछ भी इस नेटवर्क से थोड़ा बहुत भी लेना देना है। जांच एजेंसियों के रडार पर अभी भी 200 से ज्यादा डॉक्टर हैं। इसके अलावा फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक स्टाफ भी अंडर स्कैनर है। जांच एजेंसियां लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जो स्टूडेंट, स्टाफ कैंपस छोड़कर जा रहे हैं, उन पर भी बहुत ही पैनी नजर रखी जा रही है। 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, और एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एटीएस, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच, जम्मू कश्मीर पुलिस, ईडी, सभी ने यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक टेम्पररी कमांड सेंटर बनाया हुआ है ताकि जांच में किसी तरह की कमी न हो। यानी जांच ताबड़तोड़ चल रही है, बैक टू बैक एक्शन हो रहे हैं, छोटे से छोटे सुराग को भी खंगाला जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट में और क्या क्या खुलासे हो रहे हैं, जेल और मदरसों की चेकिंग क्यों हो रही है, ये सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले पाकिस्तान में मचे हड़कंप की बात करना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की जांच चल रही है और पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है, और उस पर पाकिस्तान में भी पूरी नजर है। पाकिस्तान अपने डर को छिपा नहीं पा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को जरा एक बार सुनिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह कह दिया कि भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर भी घुस सकती है, नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। तो सोचिए, यह डर तब है जब नरेंद्र मोदी ने अभी तक पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम लेकर कोई सीधी चेतावनी नहीं दी है। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि आज नहीं तो कल उसकी आतंकी करतूत सामने आ जाएगी और उसके खिलाफ सबूत सामने आ जाएंगे। मुनीर और उसके आतंकियों ने प्लानिंग की थी कि पाकिस्तान का नाम किसी तरीके से सामने ना आए, लेकिन मुनीर और उसके आतंकियों का खेल पाकिस्तान में ही बिगड़ गया है। तो दिल्ली में आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, यह बात कबूलने वाला कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। इस नेता का नाम है चौधरी अनवारुल हक, और यह पीओके का पूर्व प्रधानमंत्री है।
इसने बयान भी पीओके की असेंबली में ऑन रिकॉर्ड दिया है। 3 दिन पहले ही हालांकि इसे अपने पद से हटना पड़ा, लेकिन अनवारुल हक साल 2023 से पीओके में प्रधानमंत्री था। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो आदमी बोल रहा है, ऐसी बात कह रहा है, उसका स्टैचर क्या है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। यानी पाकिस्तान में एक हाई प्रोफाइल नेता खुद लाल किले का नाम लेकर यह कह रहा है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का बदला ले लिया। अब इससे बड़ी गवाही और भला क्या होगी। सबूत जांच एजेंसियां जुटा रही हैं और अब बस पीएम मोदी के एक इशारा करने भर की देरी। सेना पहले ही कह चुकी है कि वो तो तैयार बैठी, पहले ट्रेलर दिखाया और अब पूरी पिक्चर दिखाई। और यही वजह है कि पाकिस्तान का डर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान तो यह कहकर भी नहीं बच सकता कि गलती से हमारे यहां का नेता लाल किले का नाम उसने ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान के नेता चौधरी अनवारुल हक पहले भी पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन का सच कबूलता रहा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सामने ही चौधरी अनवारुल हक ने आतंकी भेजकर भारत में हमले करवाने की बात कही थी। तो एक तरफ है पाकिस्तान के नेता हैं जो भारत में दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हमले की धमकी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत में महबूबा मुफ्ती जैसे नेता हैं जो दिल्ली ब्लास्ट को कश्मीर की समस्या बताकर पाकिस्तान को एक तरीके से क्लीन चिट देने लग जाते हैं। जबकि पाकिस्तान कैसे भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराता है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं। और सर्दियों में तो बर्फबारी, खराब मौसम की आड़ में घुसपैठ की आशंका और बढ़ जाती है। इसीलिए देश की सुरक्षा में लगे जवानों ने बॉर्डर पर सुरक्षा और टाइट कर दी। आपको एलओसी के पास से हमारे सहयोगी सुहेल की एक रिपोर्ट दिखाता हूं कि कैसे घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ ने अपनी स्पेशल यूनिट उतार दी। भारतीय सेना और खासतौर पर बीएसएफ के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से मेरे सहयोगी मीर महराज आपको दिखाएंगे। ये जो बीएसएफ के जवान हैं, ये एक स्पेशल काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट है जिससे लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात किया गया है, और लगातार ये ग्राउंड जीरो पर एरिया डोमिनेशन और पेट्रोलिंग की एक्सरसाइजेस को अंजाम दे रहे हैं ताकि घुसपैठ की कोशिशों को विफल बनाया जाए। मैं आपको बता दूं, नवंबर का महीना चल रहा है और ये वो समय है जब पाकिस्तान या पीओके में बैठे आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, और उन तमाम कोशिशों को विफल बनाने के लिए इस तरह के ऑपरेशंस जो है वो अंजाम दिए जा रहे हैं। ये पहली बार है कि बीएसएफ ने अपनी स्पेशल यूनिट जो है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात किया गया है, और ये यूनिट जो घुसपैठ की कोशिशों को विफल बनाने के लिए जो ऑपरेशंस है वो अंजाम दे रहे हैं। तो बॉर्डर पर यह निगरानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आज ही जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक संदिग्ध गुब्बारा दिखा। इस गुब्बारे पर बड़े अक्षरों में PIA लिखा हुआ था, जिसका एक मतलब तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हो सकता है। साथ ही इस पर कुछ नंबर भी लिखे हुए थे। अब जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही है कि आखिर यह गुब्बारा था क्या और इसका मकसद क्या था। इसी तरह से जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा के करीब भी खेत में एक ड्रोन आकर गिर गया। खेत में ड्रोन देखकर लोग डर गए। शुरू में यही लगा कि कहीं ये पाकिस्तानी ड्रोन तो नहीं है। हालांकि बाद में क्लियर हुआ कि यह भारतीय वायुसेना का ड्रोन था और कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से इसे खाली खेत में गिराया गया था ताकि नुकसान कम से कम हो। तो इधर बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, संदिग्ध बैलून मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की जड़ें खोदी जा रही। जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ के लॉकर्स लगातार चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की उन जेलों को भी खंगाला जा रहा है जहां पाकिस्तान के हार्डकोर आतंकी बंद हैं। इसके अलावा देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में आज जम्मू में एक लोकल न्यूज़पेपर के ऑफिस पर भी रेड की गई। दावा है कि कश्मीर टाइम्स के दफ्तर की रेड में पुलिस को AK राइफल्स और उसकी गोलियां भी बरामद हुई। इसके अलावा हैंड ग्रेनेड्स के पिन भी बरामद हुए हैं। और जम्मू से हमारे सहयोगी अंकित भट्ट की यह रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू के रेजिडेंसी रोड इलाके में, और यहां पे एक न्यूज़पेपर पे स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से रेड की गई है। तस्वीरों में आप जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को देख सकते हैं और SI की तरफ से पूरा जो इलाका है, पूरा जो
ऑफिस प्रेमाइसिस है उसको यहाँ पर सील कर दिया गया है। जो एसआई के टॉप ऑफिशियल्स है वो इस वक्त इसी न्यूज़पेपर के ऑफिस में है। हर एक डॉक्यूमेंट को खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते पहले रिसेंटली इसी न्यूज़पेपर के खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर हुई। तो आप देखिए कि ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल इतना खतरनाक है कि आपको जरा सा शक भी नहीं होगा कि इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर आतंकी भी हो सकता है। और इस मॉड्यूल से जुड़े लोग कैसे खतरनाक प्लानिंग कर रहे थे, उसका एक और नया और एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो 10 नवंबर का है, जब डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के मकान से 50 कट्टे अमोनियम नाइट्रेट के मिले थे। आप देखिए, ये लोग तबाही का सारा सामान जुटाकर बैठे थे। पैसे, विस्फोटक, डेटोनेटर, टाइमर, गाड़ियां, सब कुछ जुटा रखा था। किसी चीज की कमी नहीं थी, बस इंतजार था कि ग्रीन सिग्नल मिले और धमाके पर धमाके हो जाए। दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टरों का जो आतंकी मॉड्यूल सामने आया, उससे लोग हैरान हैं। लोग अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे डॉक्टर जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो आतंकी क्यों बन गए। लेकिन व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खेल आज का नहीं है। दिल्ली दंगे के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला था। आज दिल्ली दंगे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसी ही बात कही। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जब पढ़े लिखे लोग आतंकवादी बन जाते हैं तो वो ओवरग्राउंड वर्कर से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पुलिस ने कहा कि डॉक्टरों और इंजीनियरों के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना जैसे एक ट्रेंड बन गया है। ये लोग सरकारी पैसों का इस्तेमाल करके पढ़ाई करते हैं और फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। ये बातें दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल पर सुनवाई के दौरान कही थी। बेल पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम के कथित भड़काऊ भाषणों का एक वीडियो भी कोर्ट में दिखाया, जिसमें शर्जील इमाम नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात कर रहा है। तो आप सोचिए कि ये कथित भड़काऊ भाषण में शर्जील इमाम कितनी खतरनाक बातें कर रहा है, देश को तोड़ने का प्लान बना रहा है। और ये शर्जील इमाम कोई नासमझ व्यक्ति नहीं है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश सामने आने के बाद चुनौती यही है कि पढ़े लिखे लोगों का जो पूरा टेरर नेटवर्क है उसे कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि ये टेरर नेटवर्क अब कश्मीर से दिल्ली, हरियाणा, यूपी तक फैल गया। इस टेरर नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यूपी में भी जबरदस्त एक्शन हो रहा है। यूपी एटीएस मदरसों को पूरी तरीके से खंगाल रही है और एटीएस मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, टीचर, उसके प्रबंधक और मौलवियों का नाम, पता, उनका मोबाइल नंबर, सारा डिटेल जुटा रही है। मदरसा मैनेजमेंट से जुड़े लोगों से ये सारी जानकारी जुटाने की इसलिए कोशिश की जा रही है ताकि वहां होने वाले छोटे मोटे बदलाव पर भी नजर रखी जा सके और वहां की हरकतों पर ठीक से निगरानी रखी जा सके। खबर यह है कि यूपी एटीएस ने 8 जिलों के मदरसों से डिटेल मांगी है। ये सभी 8 जिले प्रयागराज जोन के तहत आते हैं। इसमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा शामिल। अधिकारियों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि एंटी सोशल एलिमेंट्स मदरसों को मिसयूज न कर पाएं, इसीलिए इन पर पैनी नजर रखी जा रही है। यूपी में एहतियात इसलिए भी बरती जा रही है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश का एक आरोपी डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से पकड़ा गया था। डॉक्टर शाहीन का कनेक्शन भी यूपी से निकला। डॉक्टर शाहीन को लेकर जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने यूपी में काम करने का जिम्मा दिया था। उसे यूपी के अंदर आतंकी डॉक्टरों का पूरा मॉड्यूल तैयार करने को कहा गया था और कश्मीर की तरह यूपी में भी आतंकी मॉड्यूल तैयार करने का आदेश था। सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक यूपी के मुस्लिम डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने में पूरी तरीके से जुटी हुई थी शाहीन, और उसके रेडार पर कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर और ऐसे बहुत सारे जो शहर हैं उसके डॉक्टर्स। डॉक्टर शाहीन को लेकर यह खुलासा भी हुआ है कि वो थाईलैंड, सऊदी अरब और यूएई भी गई थी। इन देशों की भी यात्रा कर चुकी है। शाहीन ने 2 साल सऊदी अरब में काम भी किया था। जांच में यह भी सामने आया है कि साल 2016 से 2018 तक शाहीन यूएई के एक अस्पताल में काम कर रही थी। जांच एजेंसियों को शक है कि इसी दौरान वो जैश के संपर्क में आई हो। पाठशाला में अब आपको अगली क्लास की तरफ ले चलते हैं, जिसमें आपको दिखाएंगे कि बिहार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी की वो गर्दा उड़ाने वाली तस्वीर, जिससे पता चल गया कि नीतीश 5 साल सीएम रहेंगे या नहीं।
मोदी नीतीश का जलवा देखकर कैसे हड़कंप मचा हुआ है और इंडी गठबंधन में ही किस किस ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन कांग्रेस। और वोट चोरी के आरोपों की पोल खोलने वाले नए सबूत आ गए हैं और अब राहुल गांधी को भी इंडी की गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में गर्दा उड़ा दिया। वैसे ही गमछा लहराया जैसे बिहार जीत के बाद उन्होंने दिल्ली में लहराया था। पीएम मोदी की आज ऐसी जबरदस्त तस्वीरें आई है कि उन्होंने यह बता दिया कि नीतीश कुमार अगले 5 साल सीएम बने रहेंगे या नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन यह भी माहौल बना रहा था कि पीएम मोदी तो नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे ही नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी बिहार में बम्पर तरीके से जीत भी गए और नीतीश कुमार सीएम भी बन गए। आज शानदार शपथ ग्रहण भी हो गया और आज देखिए कि कैसे इंडी गठबंधन को नरेंद्र मोदी ने झटके पर झटका दे दिया। आज 4 झटके इंडी गठबंधन को लगे हैं। पहला झटका, बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी, यह वाला जो एजेंडा था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। दूसरा झटका, वोट चोरी पर कुछ नए खुलासे हुए हैं जो कि वोट चोरी के पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर रहा है। और तीसरा झटका ये कि इंडी गठबंधन के अंदर अब कांग्रेस पर ही सवाल उठने लगे हैं, उसके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। और चौथा झटका ये कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से इंडी गठबंधन का एक एजेंडा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। आज आपको बिहार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी की एक जबरदस्त तस्वीर दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जबरदस्त केमिस्ट्री का आप अंदाजा लगा पाएंगे इस तस्वीर को देखने के बाद। आपको यह भी बताएंगे कि मोदी नीतीश का जलवा देखकर कैसे हड़कंप मचा हुआ है और इंडी गठबंधन में ही किसने शुरू कर दिया है ऑपरेशन कांग्रेस। तो वोट चोरी के आरोपों की पोल खोलने वाले वो कौन कौन से नए सबूत आ गए हैं कि अब राहुल को ही इंडी में गद्दी छोड़नी पड़ सकती है, ये सारा कुछ बताऊं उससे पहले जरा आज के शपथ ग्रहण की एक झलक देखिए। जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। हम किसी से अलायंस नहीं करने वाले, क्योंकि हमने जब भी अलायंस किया हमको धोखा हुआ है। आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको और मेहनत की भी जरूरत है। तो इंडी गठबंधन ने बिहार में क्या क्या दावा नहीं किया। नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास। बीजेपी किसी कीमत पर नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी, लेकिन आज नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ले ली। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक सब यही नैरेटिव बना रहे थे कि बीजेपी नीतीश को धोखा दे देगी। लेकिन आज शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की अलग ही केमिस्ट्री दिखाई दी। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में ऐसी तस्वीरें आई जो इंडी गठबंधन के सारे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दे रही। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार खुद पीएम मोदी को छोड़ने हवाई पट्टी तक आए। यहां पर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए, हालांकि पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को रोक दिया। आप सोचिए, पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच कितनी जबरदस्त केमिस्ट्री है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन पूरे चुनाव में यही कहता रहा कि बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी, उनको गच्चा देती। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण एक तरह से एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी था। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री सब शपथ ग्रहण में मौजूद थे। पीएम मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, चंद्रबाबू नायडू, पुष्कर सिंह धामी, तमाम नेता, बड़े नेता मौजूद थे। तो इधर बिहार में एनडीए ने अपनी ताकत और एकजुटता दिखाई, तो दूसरी तरफ बिहार में हार के बाद इंडी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस खुद को इंडी गठबंधन का लीडर मानती, लेकिन बिहार में हार के बाद इंडी गठबंधन में ही ऑपरेशन कांग्रेस शुरू हो गया। कांग्रेस से सब दूर हो रहे हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन में सबको लग रहा है
कि कांग्रेस जिसके साथ जाती है उसकी नैया डुबो देती है। राहुल गांधी की जगह दूसरे नेताओं को अगर इंडी गठबंधन में लीडरशिप मिले तो कहीं बेहतर होगा और इसकी अब मांग हो रही। समाजवादी पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सुनिए एक बार समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको और मेहनत की भी जरूरत है। समाजवादी पार्टी ये नहीं कहती कि उनको किनारे कर देना चाहिए, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, लगातार लड़ रहे हैं, लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। हम अपने दल की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने दल की बात करता है, हम अपने नेता की बात कर रहे हैं और हम समाजवादियों की ये सोच है, हम चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक का जो नेतृत्व है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी। तो सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, दूसरे दलों से भी इसी तरह की आवाजें उठने लगी। लगातार हार के बाद कांग्रेस कोर्स करेक्शन के लिए तैयार ही नहीं हो रही और अब खबर यह है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। कांग्रेस के शरद पवार के साथ गठबंधन करना चाह रही है और मुंबई कांग्रेस नेताओं ने शरद पवार के घर पर एक बैठक भी की। कांग्रेस के इस फैसले से उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अब बीएमसी चुनाव में कांग्रेस उद्धव ठाकरे को किनारे लगाना चाहती है। अब समाजवादी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि गठबंधन में कांग्रेस ने हमेशा धोखा ही दिया है। सुनिए महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी क्या कह रहे हैं। हम किसी से अलायंस नहीं करने वाले, क्योंकि हमने जब भी अलायंस किया हमको धोखा हुआ है। हमें कभी भी क्लियर जो है अलायंस नहीं मिला। अभी पिछली बार हम जब एमएलए का इलेक्शन था तो हमारी 2 सीटें थी सिटिंग, हमको बिना बुलाए हुए, बिना हमसे बात किए हुए, हम पेपर में पढ़, हम न्यूज में पढ़ रहे हैं कि 2 सीटें अलायंस ने छोड़ दी है। हमसे बात कुछ नहीं हुई। ये कैसा अलायंस है? मेन कांग्रेस पार्टी है। अगर हम जो अलायंस करते हैं उसमें मेन कांग्रेस पार्टी होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लास्ट जब फॉर्म भरने का टाइम आता है उसके पहले हमारे से अलायंस तोड़ देती है। तो इंडी गठबंधन में घमासान की एक वजह राहुल गांधी के मुद्दे भी हैं। राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, बिहार में एसआईआर का विरोध कर रहे थे, जबकि बिहार के नतीजे बता रहे हैं कि वहां वोट चोरी का मुद्दा चला ही नहीं है और एसआईआर की वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा भी है। आपको डेटा के जरिए बताते हैं कि एसआईआर से वोटिंग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया है। जिन सीटों पर सबसे ज्यादा वोट एसआईआर के दौरान हटाए गए, जरा एक बार उनमें से कुछ सीटों का हाल देखिए। गोपालगंज सीट से 56,793 वोट एसआईआर में हटाए गए। गोपालगंज सीट से बीजेपी को जीत मिली। लेकिन किशनगंज में जहां पर कि 42,940 वोट एसआईआर में हटाए गए, वहां से कांग्रेस को जीत मिली। तो भाई अगर एसआईआर में वोट हटाने से जीत का नतीजा, या यूं कहें कि चुनाव के नतीजे बदल रहे थे, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी दोनों कैसे जीत रही, खास करके उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पर कि सबसे ज्यादा वोट हटाए गए। इसी तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट काट करके वोट चोरी की गई, तो किशनगंज से कांग्रेस कैसे जीत गई भाई। और इसी तरीके से जिन सीटों पर सबसे कम वोट एसआईआर में हटाए गए, उसमें भी कुछ इसी तरह के नतीजे आपको दिखेंगे। दरभंगा में जैसे कि देखिए, सबसे कम, बिहार में जितनी भी सीटें हैं उसमें सबसे कम वोट कटे एसआईआर में दरभंगा में, सिर्फ 2,859 वोट एसआईआर के दौरान हटाए गए। लेकिन दरभंगा सीट से बीजेपी को जीत मिली है। और जो दूसरी सीट जहां पर कि सबसे कम, उसके बाद अगर कहीं एसआईआर में वोट कटे तो चनपटिया थी, जहां पर कि 6,000 के आसपास वोट कटे थे, लेकिन यहां पर कांग्रेस को जीत मिल गई। तो आप देखिए कि ये वोट एसआईआर में कम या ज्यादा कटने का उसके नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी अभी भी यही माहौल बना रही है कि भाई एसआईआर के जरिए सरकार के विरोधियों के वोट काट दिए गए और इसकी वजह से उनको चुनाव में नुकसान हुआ। राहुल गांधी के लॉजिक के मुताबिक जहां सबसे कम वोट एसआईआर के दौरान हटाए गए, वहां तो वोट चोरी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दरभंगा से बीजेपी जीत गई। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है राहुल गांधी और उनकी पार्टी के पास, उनको यह भी बताना चाहिए। तो पाठशाला में अब अगली क्लास, और आपको ये दिखाते हैं कि स्कूलों में हड़कंप, घरों में खलबली, बीच शहर में घूमते तेंदुओं की सबसे शॉकिंग तस्वीर कहां से सामने आई है। ऐसी तस्वीर जैसी आपने देखी नहीं होगी। और कहां नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच गए तेंदुए और खौफ मचा दिया है। और ऐसी तस्वीरें आने लगी है जो सबको हैरान कर रही है। कुछ टाइम पहले तक
कई जगहों पर खासतौर से यूपी में भेड़ियों का बहुत खौफ था, लोग रात भर जागकर पहरा देते थे। लेकिन इन दिनों तेंदुओं ने आतंक फैला रखा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर कि इसका आतंक है। शहर शहर चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि पहले सिर्फ गांवों में तेंदुओं के हमले की खबर आती थी, लेकिन अब एक तेंदुए शहरों का रुख करने लगे। खाने की तलाश में निकले तेंदुए कहीं कभी स्कूलों में घुस जा रहे हैं तो कहीं घर में घुस जा रहे हैं। आज जयपुर में एक तेंदुए ने 3 घंटे तक वन विभाग को छकाए रखा। वीवीआईपी इलाके में तेंदुए की खबर के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जैसा आपने आज तक नहीं देखा हो। जयपुर में तेंदुए ने आज ऐसा आतंक मचाया कि मंत्रियों और मुख्यमंत्री के घर की सिक्योरिटी तक बढ़ानी पड़ गई। वहीं महाराष्ट्र में आदमखोर तेंदुए की ऐसी दहशत है कि सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। इसे राज्य आपदा घोषित करने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र के गांव में लोग गले में कीलों वाला पट्टा लगाकर घूमने को मजबूर हैं। अपने बच्चों और पालतू जानवरों को तेंदुए से बचाने के लिए इस तरह का जुगाड़ खोज रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। आज तेंदुए ने कहां कहां आतंक मचाया और कहां तेंदुआ पकड़ में आया, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। तो तेंदुए के आतंक की लेटेस्ट तस्वीरें राजस्थान के जयपुर से आई है और जयपुर में एक तेंदुआ वीवीआईपी जोन में देखा गया। सिविल लाइंस इलाके में तेंदुआ बेखौफ घूमता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले तेंदुआ एक स्कूल में घुसा। ऐसे में बच्चों को स्कूल में बंद करना पड़ा उनकी सुरक्षा के लिए। स्कूल से निकलकर तेंदुआ कांग्रेस नेता सचिन पायलट के आवास के सामने तक चला गया। वहां से राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेश सिंह रावत के घर में जा घुसा और उसके बाद करीब 3 घंटे तक अफरा तफरी, खोजबीन और रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। प्रशासन के हाथ पैर इसलिए फूल गए क्योंकि इस इलाके में राज्यपाल, सीएम और ऐसे बहुत सारे मंत्रियों के घर मौजूद हैं। पूरा इलाका हाई सिक्योरिटी जोन है। ऐसे में पूरा सरकारी अमला तेंदुए को पकड़ने में जुट गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल लाया गया, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी तेंदुए को पकड़ने के लिए एक जगह जाल लगाते और वो दूसरी तरफ भाग जाता, दूसरी जगह छलांग लगाकर चला जाता। ऐसे में तेंदुए को बेहोश करके पकड़ने की कवायद शुरू करनी पड़ी। ट्रैंक्विलाइजर गन लाना पड़ा और फिर तेंदुए का गली गली पीछा किया गया और बहुत मशक्कत के बाद तेंदुए को एक घर में ट्रैक किया गया और वहां उसको बेहोश करके पकड़ा गया। जयपुर के हाई सिक्योरिटी जोन में कैसी अफरा तफरी मची रही, हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। वीवीआईपी इलाके यानी कि सिविल लाइंस में तेंदुए की धमक से पूरा इलाका दहल गया है। आप देखेंगे कैसे इस वीवीआईपी इलाके में भी लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया है। ये पहले तो जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के आवास की तरफ ये पूरा लेपर्ड का मूवमेंट हुआ था, तो वहीं अब ये जो कॉलोनी है सिविल लाइंस के पीछे की तरफ काफी वीवीआईपी इलाका है, वहां पर मित्तल भवन में इस लेपर्ड को ट्रैंक्विलाइज किया गया है। साफ तौर पर आप देखेंगे वन विभाग और ये तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और इस तेंदुए को तय समय पर ही ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया है, जिसे अब यहां से पकड़कर ले जाया जा रहा है, जंगल में छोड़ा जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब जयपुर के तमाम पॉश इलाकों में लेपर्ड का मूवमेंट हुआ है और उसे पकड़ा गया है। यहाँ पास में ही झालाना लेपर्ड सफारी है, तो वहीं साफ तौर पर वहां से मूवमेंट रिहायशी इलाकों में इन तमाम तेंदुओं का हो जाता है। तो आज जयपुर के सबसे पॉश और वीवीआईपी इलाके में भी तेंदुए की धमक देखेगी, जिसके बाद से तमाम जो इलाका है वो दहल गया, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास भी है। तो वहीं तो जंगल या खेतों में तो तेंदुए को पकड़ना या उसे पिंजरे में कैद करना आसान होता है, लेकिन जब तेंदुआ रिहायशी इलाकों में पहुंच जाता है तो ज्यादा खूंखार हो जाता है और खुद को बचाने के लिए वो जानलेवा हमला भी कर सकता है। ऐसे में तेंदुए को पकड़ना और मुश्किल हो जाता है। सुनिए तेंदुए को पकड़ने वाले जयपुर के डीएफओ ने क्या कहा। कॉमन साहब स्टाफ के द्वारा हमने देखने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे वो नहीं था। उसके पीछे गेट था, गेट के अंदर अपन कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री का एक स्पेस रखते हैं ना, वो कवर्ड था ऊपर से चारों तरफ से। उसके कुछ बर्तन फेंके नहीं हुआ, एक तो बाल्टी फेंकी तो वो मूवमेंट हो गया और मैं बिल्कुल तैयार था उसके लिए, जैसे ही मूव करेगा मुझे उसको। तो जयपुर में घुसे तेंदुए को तो पकड़ लिया गया, लेकिन तेंदुए के हमलों का सबसे ज्यादा खौफ महाराष्ट्र में। बीड़, नासिक, पुणे, कोल्हापुर से लेकर अहिल्यानगर तक पूरे विदर्भ में तेंदुओं ने लोगों की नींद उड़ा रखी।
सड़क से लेकर घर तक लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। गांव में किसानों पर तेंदुए लगातार हमले कर रहे हैं और पुलिस वाले तक तेंदुए के शिकार हो रहे हैं और उसकी तस्वीरें लगातार वहां से आ रही। महाराष्ट्र में तेंदुओं के बढ़ते हमले को लेकर अब सरकार की चिंता बढ़ गई। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई और उसमें वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी तलब किए गए। मीटिंग में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। वन विभाग के अधिकारियों को रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार प्रभावित इलाकों में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाए, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा इन इलाकों में पेट्रोलिंग और बढ़ाई जाए और जरूरत पड़ने पर तेंदुओं को इंजेक्शन देकर पकड़ा जाए। तो इसके अलावा महाराष्ट्र में तेंदुओं के हमले को रोकने के लिए सरकार एक्शन में इसलिए है क्योंकि रोज कहीं ना कहीं लेपर्ड के अटैक की खबरें आ रही। आज ही पुणे में वन विभाग ने एक तेंदुए को पिंजरे में कैद किया। वन विभाग की पकड़ में आया तेंदुआ आदमखोर है और कई लोगों की जान ले चुका है। वन विभाग इसे पकड़ने के लिए कई दिनों से कॉम्बिंग कर रहा था और तब जाकर एक खूंखार तेंदुआ पकड़ में आया। पिंपरखेड़ इलाके में पिछले कई दिनों से 2 आदमखोर तेंदुओं का आतंक था, जिनमें से एक तेंदुए को मार गिराया गया जबकि दूसरे को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा जा सका। आदमखोर तेंदुओं को लेकर पूरे इलाके में कितना खौफ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये आपको जो तस्वीरें दिखाने वाले हैं इसमें पुणे के ग्रामीण इलाके के लोग हैं जो कि गले में कांटेदार लोहे की जो कील होती है उसका बेल्ट पहनकर वहां पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तेंदुआ हमला करेगा तो उससे बचाव का यही एक तरीका है। घर से निकलने के बाद सभी लोग इसी तरीके से गले में लोहे की बेल्ट पहनकर निकलते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि तेंदुआ कब और कहां से हमला कर देगा। और सिर्फ इंसान ही नहीं, यहां तो पालतू जानवरों को बचाने के लिए भी इसी तरह की लोहे की बेल्ट पहनाई जा रही है। दरअसल तेंदुआ गर्दन पर अटैक करता है और गला घोंटकर अपने शिकार की जान लेता है। ऐसे में अगर गले को सेफ कर लिया जाए तो तेंदुए के हमले से बचने का चांस बढ़ जाता है। तो महाराष्ट्र में तेंदुओं के हमले के बढ़ने की जो घटनाएं हो रही है वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब जंगल धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। लेकिन इसकी दूसरी वजह यह भी है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में तेंदुओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश के बाद तेंदुओं की संख्या के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के जंगलों में रहने वाले तेंदुओं की कुल संख्या 3,800 के करीब है, जबकि एक अनुमान के मुताबिक खेतों में रहने वाले तेंदुओं की संख्या भी लगभग 2,000 के आसपास है। महाराष्ट्र में तेंदुओं की संख्या 2018 में 1690 थी, जो 2022 में बढ़कर 1985 हो गई। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में पिछले 3 साल में बाघ और तेंदुओं के हमले में 245 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा कितना बड़ा है और ये इसको लेकर खौफ जो है वो यूं ही नहीं है, आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में इतने तेंदुए हो गए हैं कि रात के अंधेरे में सड़क पर तेंदुए आपको आसानी से दिखाई दे जाएंगे। बीड़ जिले की तस्वीर जरा दिखाते हैं आपको। यहां सड़क पर एक तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो लगा कि जंगल से भटककर गांव की तरफ आ गया होगा, लेकिन उसी वक्त तेंदुए ने एक कार पर हमला करने की कोशिश की। 1 महीने पहले भी इसी तरह के एक हमले में एक किसान की मौत हो गई। 2 दिन पहले नासिक में भी तेंदुए ने दहशत मचाई थी। महात्मा नगर इलाके में पहुंचने के बाद तेंदुए ने कई लोगों पर हमला कर दिया था। लोग जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए थे और इस दौरान कुछ लोग तो गाड़ियों में कैद हो गए थे और तेंदुए के हमले में करीब 9 लोग घायल हो गए थे, जिसकी की तस्वीरें अभी आपको मैं दिखा रहा हूं। और इसके बाद वन विभाग की टीम आई, लेकिन उसके भी पसीने छूट गए और करीब 5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन के बाद इस तेंदुए को पकड़ा जा सका। तो आप सोचिए कि महाराष्ट्र और पुणे और उसके आसपास के इलाकों में ये जो तेंदुओं का हमला हो रहा है उसकी वजह से लोग कितने हलकान हैं और प्रशासन को इनको काबू में करने में कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार आदमखोर तेंदुओं को लेकर कुछ कर नहीं रही। मुंबई में तो ऐसे आदमखोर तेंदुओं के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है, जहां प्रदेश भर से पकड़े गए तेंदुओं को रखा जाता है। मुंबई के इस रेस्क्यू सेंटर से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए।
मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ये रेस्क्यू सेंटर की तस्वीर है जहाँ पर एक तेंदुआ जो है जिसे यहाँ पर रेस्क्यू करके लाया गया है। ये एक मैन ईटर तेंदुआ है जिसने महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जो कहीं पर अटैक किया था, जिसके बाद उसे मुंबई के इस रेस्क्यू सेंटर पर लाया गया है। ये इतना खूंखार हो चुके हैं, इतने कि ये अटैक करने लगे हैं और अब मानव को जो है अपना निशाना बनाने लग गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इन्हें रेस्क्यू किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद हैं। मैडम, ये मैन ईटर्स में से एक है। कितने मैन ईटर्स इस वक्त हमारे रेस्क्यू सेंटर में? एक 5-6 मैन ईटर हमारे पास है जिनको केज में या ट्रैंक्युलाइज करके पकड़ा गया है। देखिए, ये जो मैन ईटर्स अचानक क्यों बन जाते हैं? क्या इसके लिए इन्हें खाने की कमी जंगलों में होने लगी है या ह्यूमन जो एनक्रोचमेंट है वो ज्यादा होने लगा है? क्या कुछ स्टडी कहती है? मतलब उनका जो मैन ईटर होने के तो बहुत सारे रीजन है कि जैसे अगर एक तेंदुओं को पकड़ा और दूसरी जगह पे छोड़ दिया तो उनको तो पाठशाला में बारी है अगली क्लास की, और ट्रंप से मिसाइल, पुतिन से फाइटर जेट, मोदी कौन से नए हथियार ला रहे हैं कि चीन पाकिस्तान की नींद उड़ा देंगे, और कौन से मुस्लिम देश ने पीएम मोदी से मांग ली पाकिस्तान को उड़ाने वाली सबसे खतरनाक मिसाइल। अब आपको हम इसके बारे में बताएंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन इसके बीच नरेंद्र मोदी ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसे सुनकर चीन पाकिस्तान दोनों के पसीने छूटने लग गए। नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे घातक हथियारों से सेना को लैस करने की तैयारी में जुटे हुए हैं जिसके बारे में सुनकर दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। आप देखिए, जब तो रूस ने भारत को अपने सबसे घातक और एडवांस फाइटर जेट Su-57 और Su-75 का ऑफर दिया है। वहीं अमेरिका ने भारत के साथ टैंकों का किलर माने जाने वाला जेवलिन मिसाइल सिस्टम की डील फाइनल कर दी। आज पाठशाला में इन घातक हथियारों की पूरी डिटेल बताऊंगा, साथ ही यह भी बताएंगे कि किस मुस्लिम देश ने पीएम मोदी से पाकिस्तान को उड़ाने वाली सबसे खतरनाक मिसाइल की डिमांड कर दी है। तो नए नए हथियारों के मामले में सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अमेरिका ने भारत के साथ बड़ी डिफेंस डील फाइनल कर ली, और इस डील के तहत भारत को 100 जेवलिन मिसाइल सिस्टम मिलने वाले हैं, और मिसाइल दागने के लिए 25 जेवलिन लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट भी मिलेगी। अमेरिका भारत को 50 किलोमीटर तक की रेंज वाले 200 से ज्यादा गाइडेड एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल भी देगा, और जिसके लिए भारत और अमेरिका के बीच करीब 775 करोड़ की डील हुई है। जेवलिन मिसाइल सिस्टम को युद्ध के मैदान की किलर मशीन कहा जाता है और दुश्मन के टैंक का काल माना जाता है। एक पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है जिसे जवान आसानी से अपने कंधे पर रखकर फायर कर सकता है। इसे खास तौर पर टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और बंकरों को ध्वस्त करने के लिए तैयार किया गया है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में जेवलिन मिसाइल सिस्टम पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा चुका है। जेवलिन मिसाइल सिस्टम की डील को भारतीय सेना के लिए क्यों अहम माना जा रहा है, जरा इसके लिए इस मिसाइल सिस्टम की खूबियों को समझिए। जेवलिन मिसाइल सिस्टम हीट सिग्नेचर यानी कि टारगेट की गर्मी से उसकी पहचान कर लेती है। ये धुएं, धूल या खराब मौसम में भी टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। जेवलिन मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के फॉर्मूले पर काम करती है, यानी मिसाइल फायर होने के बाद खुद ही टारगेट को ढूंढकर उसे तबाह कर देती है। इस मिसाइल की रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है और ये टैंक की करीब 800 मिलीमीटर जो मोटी लोहे की परत होती है उसको भी भेद सकती है। इसका वजन सिर्फ 22 किलो के करीब होता है। ऐसे में जवान इसे आसानी से अपने कंधे पर ढोकर ले जा सकता है और उसे फायर कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। तो एक तरफ अमेरिका से हथियारों की डील हो रही है और दूसरी तरफ रूस से नए नए हथियारों का ऑफर भी मिल रहा है। अगले महीने रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं और खबर है कि इस दौरे से पहले रूस ने भारत को अपने सबसे मॉडर्न फाइटर जेट्स Su-57 और Su-75 का ऑफर दिया है। ये दोनों स्टिल्थ फाइटर जेट हैं, यानी कि दुश्मन के रडार इनको आसानी से बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। हालांकि इसमें Su-75 फाइटर जेट अभी डेवलपमेंट के फाइनल फेज में है, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ये दुनिया का जब भी तैयार होगा दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट होगा, और जिसे रूस ने एक बार फिर से दुबई शो में दुनिया के सामने रखा है। और खुद रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक के सीईओ ने कहा कि रूस भारत को अपने एडवांस फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार है।
रूस का ऑफर भारत के लिए कितना खास है, जरा इस बात को भी समझिए। तो डिफेंस सूत्रों के मुताबिक रूस के ऑफर की सबसे बड़ी बात यह है कि उसने भारत को Su-57 और Su-75 के लोकल प्रोडक्शन की भी पेशकश की है, यानी कि भारत चाहे तो उसे हिंदुस्तान में ही बना सकता है। यह ऐसा ऑफर है कि जो कि रूस ने इससे पहले किसी देश को नहीं दिया है। और इस ऑफर के तहत Su-57 और Su-75 फाइटर जेट बनाने की तकनीक भी जो है वो भारत को ट्रांसफर करेगा, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जिसको कहते हैं। तो तकनीक का ट्रांसफर का सीधा मतलब यह है कि भारत भविष्य में इस तरह का फाइटर जेट्स का अपना वर्जन तैयार कर सकता है और एक तरीके से फाइटर जेट्स के मामले में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सकता है। तो रूस के Su-57 और अमेरिका के F-35 फाइटर जेट में कौन किस पर भारी है यह भी जान लीजिए, क्योंकि अक्सर इन दोनों की तुलना की जाती है। तो एक बार जरा इसको भी देखिए। तो Su-57 एक स्टील्थ तकनीक के चलते किसी भी रडार को चकमा दे सकता है, और F-35 भी एक स्टील्थ फाइटर है, यानी इसमें भी दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता मौजूद है। Su-57 दो इंजन की वजह से चलता है, इसलिए यह ज्यादा फुर्तीला माना जाता है, और F-35 सिंगल इंजन का है और इसलिए यह ज्यादा फुर्तीला नहीं है। Su-57 मैक्सिमम उसकी स्पीड जो है वो 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-35 की मैक्सिमम स्पीड 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस हिसाब से आप देखें तो जो Su-57 है वो स्पीड के मामले में F-35 से बहुत ज्यादा है, बहुत आगे है। इसी तरीके से Su-57 एक बार में 5500 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसका रेंज 5500 किलोमीटर है, जबकि F-35 का जो रेंज है वो इसके मुकाबले करीब करीब आधा है, 2200 किलोमीटर है। तो आप देखिए तो अगर हर तरीके से देखेंगे तो कुछ पैरामीटर्स को छोड़ दिया जाए तो Su-57 F-35 के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर और ज्यादा एजाइल एक फाइटर प्लेन है।